नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो लाइव में हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस वजह से हम लोग वीडियो कर रहे हैं, थोड़ा लेट अपलोड होगा। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझान आ गए हैं और यहाँ से महाविकास आघाड़ी पस्त हो चुकी है महायुति के सामने। और ये क्या असर हुआ कि इस वजह से पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी का नहीं चल पाया, तो चलिए इस बारे में हम लोग जानते हैं। अंतिम का समय चल रहा है, तो हमारे साथ आशीष राय और यश उपाध्याय जी जुड़ेंगे और इसके बारे में विशेष विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बडनेरा विधानसभा देखते हैं। वहां से रवि काफी राणा चर्चित सीट रही है, काफी चर्चित सीट रही है और पिछले 3 बार से वहां से विधायक रहे हैं रवि राणा। उनकी पत्नी जो है नवनीत राणा, वो स्टार प्रचारक में से एक रही है महायुति के लिए। और सबसे बड़ा दाव था क्योंकि वो अपना लोकसभा का सीट जो है वो बचा नहीं पाई थी, तो इस बार रवि राणा के लिए भी मुश्किल थी वो सीट। लेकिन रवि राणा अभी बहुत सेफ साइड पे हैं और लगभग 60,587 सीटों से आगे चल रहे हैं। तो वही बात है आशीष भाई कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि रवि राणा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मैंडेट आया उससे ये बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी तरीके की मुश्किलात इनको रही होगी, क्योंकि एक बहुत ह्यूमंगस मार्जिन से ये काफी आगे चल रहा है। 60,000 की मार्जिन असेंबली इलेक्शन अभी देखिए बढ़ गया 63,000 हो गया। जी, बढ़ता ही जा रहा है। मोस्टली सारे राउंड हो चुके हैं, 24 राउंड 25 में से हो चुके हैं बडनेरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और इसमें नवनीत राणा का जो है, नवनीत राणा की साख की बात आ गई थी क्योंकि वो अपनी लोकसभा सीट भी गंवा चुकी थी। बलवंत राव देशमुख यहाँ से नए सांसद चुने गए थे कांग्रेस से, तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाई थी और उनके पति हैं रवि राणा। तो पिछले ही इलेक्शन से जब वो हनुमान चालीसा वाला जो प्रकरण हुआ था, मातोश्री के बाहर, तब से वो काफ़ी चर्चित हो गई थी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई। फिर उनके पति अभी रवि राणा जो है वो अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन वो महायुति में ही शामिल है और ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी का ही पार्ट है, कोई अलग वो नहीं है, लेकिन एक अलग पार्टी बनाए हुए हैं। तो उस पार्टी के परचम तले बैनर तले वो इस चुनाव में लड़ रहे थे और काफी अच्छे मार्जिन से वो आ गए लगभग। अच्छा आशीष भाई, इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि जब चुनाव के दौरान हम लोग क्षेत्र में निकले या लोगों से, हम लोगों ने वोटरों से बात की, तो काफी असमंजस्य की स्थिति में था वोटर, और वोटर कुछ भी क्लियर बता नहीं पा रहा था। बता नहीं पाता वो इसलिए था क्योंकि जो प्रीति बंड थी, इनको संजय बंड की पत्नी, वो पिछले इलेक्शन में काफी जद्दोजहद से वो रवि राणा की सीट निकली थी, जो पिछले 2019 इलेक्शन में था। नैरो स्केप था और वो तो इसलिए लग रहा था कि प्रीति बंड काफी बढ़िया फाइट देंगी इस सीट पे। लेकिन अभी तो कोई फाइट दिख ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन है और इसको पाट पाना बहुत मुश्किल है। निकल चुकी है बडनेरा की सीट, काफी बहुचर्चित सीट रवि राणा, इस पे काफी जोर। अब बात करते हैं हम अमरावती सीट से, जो जिसमें शुरू में सुबह तो ये देखे कि जो आजाद समाज पार्टी थी, काशीराम मतलब चंद्रशेखर आजाद, यूपी वाले, जी नगीनापुर सीट से वो सांसद अभी चुने गए हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और वो पार्टी का काफी प्रचार प्रसार अमरावती शहर में वो कर रहे थे। अप्रत्याशित किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी कि आजाद समाज पार्टी शुरू के राउंड्स में इतना अद्भुत प्रदर्शन देगी। यहाँ पे अमरावती सीट में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और आलिम पटेल इनके प्रत्याशी थे। वो लगभग 12-1 बजे तक 13,000-14,000 वोटों से थे। लगभग हमको लगता है कि 17-18 राउंड तक सिग्निफिकेंट मार्जिन कही जाती है असेंबली इलेक्शंस में 13-14,000 वोट की, तो उस समय था। लेकिन अभी सुलभा ताई जो खोड़ के इनकम्बेंट विधायक है, वो अब जीत चुकी हैं ये सीट कंफर्म हो गई है उनकी। लगभग 5300 वोट से वो ये सीट निकाल ली है। और सुनील देशमुख जो कांग्रेस से मंत्री भी रहे थे विलासराव देशमुख के सरकार में, आपको जल संसाधन मंत्रालय था और वित्त राज्य मंत्री थे वो, तो वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा लग रहा था ऐसा कि फाइट देंगे, लेकिन फाइट उतनी देखी नहीं गई क्योंकि इसमें आलिम पटेल जो थे वो काफी कांग्रेस का नुकसान कर दिया है, जो दलित वोट बैंक है। और दूसरी चीज यहाँ ये देखा गया है कि ये जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा था, उसकी वजह से स्पेसिफिकली अगर अमरावती असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को देखा जाए तो यहाँ पे माइनॉरिटी मुसलमान वोट ज्यादा थे। और इस नारे का प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर देखने को मिला है और अन्य पार्टियों ने कांग्रेस का अच्छा नुकसान यहाँ किया है। यहाँ एनसीपी शरद अजीत पवार गुट के आगे रहने का एक कारण ये भी देखा जा सकता है।
अरे क्योंकि जो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा था, ये सिर्फ एक तरफ के लिए नहीं था, ये दोनों तरफ के लिए बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ तो अपना वोट एकजुट कर ही रहे थे, दूसरा तरफ वाला भी अपना वोट एकजुट कर रहा था। तो मुस्लिम समुदाय जो थे, जो अल्पसंख्यक समुदाय कह सकते हैं, वो आलिम पटेल पर एकमुश्त चढ़ गए, जिससे सुनील देशमुख को खासा नुकसान पड़ा। तीसरी सीट है त्योसा विधानसभा, जहां से यशोमती ठाकुर लग रहा था कि काफी अच्छी फाइट देंगी तरीके से बातचीत करने पे, और क्योंकि हम लोग उस विधानसभा में गए भी थे, वहां हम लोगों ने काफी माहौल का जायजा लेने पे तो यही लग रहा था कि यशोमती ठाकुर की अच्छी हवा है, ये सीट निकल सकती है। लेकिन राजेश वानखेड़े जो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने, हमको लगता है कि काफी अच्छे मार्जिन से वो जी लगभग 8,000-9,000 के मार्जिन से अभी आगे चल रहे हैं, और लगभग अंतिम राउंड की ही वोटिंग अब काउंटिंग हो रही होगी। आशीष भाई, एक बार त्योसा को हम लोग एक बार पुनः से देखते हैं, शायद 1-2 राउंड बाकी और है इसमें। योगी का बोलिए, योगी जो योगी के पहले उसका भी असर थोड़ा सा इस पे बोलिए। हाँ आशीष भाई, ये विदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा के काफी लंबे अरसे से स्टार प्रचारक हैं, उनकी भी रैली का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और इस बार अगर देखा जाए तो विदर्भ में भी, जो कि विदर्भ को नागपुर विदर्भ का सबसे मुख्य शहर है, आरएसएस का मुख्यालय माना जाता है, लेकिन आज तक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उस अपेक्षाकृत परिणाम को यहाँ देने में शायद उतनी कामयाब नहीं रही है। लेकिन इस बार विदर्भ में भी बीजेपी ने गढ़ फतेह किया और काफी अच्छे मार्जिन से हर एक सीट पे वो देखिए। त्योसा की हम लोग बात कर रहे थे, त्योसा में राजेश वानखेड़े 7900 वोट से लमसम अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी यशोमती ठाकुर से आगे चल रहे हैं, और ये स्टेटस जो है वो लगभग लास्ट राउंड की बिल्कुल ये हो रही है। 23 राउंड होने थे और 23वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, जिसमें से ये लगभग 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और यशोमती ठाकुर भी जो चेहरा है वो कांग्रेस के काफी कद्दावर नेताओं में से एक हैं यशोमती ठाकुर, और ये मंत्री भी रही हैं, और यहाँ अमरावती जो डिवीजन है उसकी गार्जियन भी रह चुकी हैं। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक चलता है, गार्जियन करके एक पोस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक गार्जियन चुना जाता है, तो उसमें यशोमती ठाकुर भी थी। तो काफी प्रभारी जैसा कहा जा सकता है कि हर जिले का एक प्रभारी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में देखने को मिलता है। नहीं, ये कैडर का नहीं है, ये गवर्नमेंटल पोस्ट है। अच्छा, अन्य जगहों पे जैसे प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की एक पोस्ट है, कोई भी मतलब किसी भी जिले का एक गार्जियन करके बनाया जाता है, एक पोस्ट दिया जाता है। तो यशोमती ठाकुर रह चुकी हैं, लेकिन राजेश वानखेड़े जो हैं वो अच्छी खासी 8,000 के लीड ले रहे हैं, और लास्ट राउंड चल रहा है, तो बहुत ज्यादा स्विंग की उम्मीद अब नहीं लग रही है कि वोट बहुत ज्यादा स्विंग होंगे, कि 8,000 ये ऊपर हो जाएंगी फिर ये जीत जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन यहाँ आशीष भाई, गौर करने वाली बात ये भी देखी जा सकती है कि वंचित बहुजन अगाड़ी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों के यहाँ चुनाव लड़ने से 7,000 की जो मार्जिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कवर हो सकती थी अगर इन वोटों को, जो दलित वोट बैंक कांग्रेस का शुरू से परंपरागत कोर वोट बैंक रहा है विदर्भ में, इसकी पोलराइजेशन अगर इन दो कैंडिडेट्स की वजह से ना हुई होती तो शायद यहाँ पे कुछ खेल बदल सकता था। अचलपुर की बात करते हैं। अचलपुर में आपको प्रवीण तयाड़े जो हैं वो जीत चुके हैं सीट, 12,000 जीत चुके हैं, या अभी जी नहीं जी, सारे काउंटिंग चल रही है। एक बार हम लोग अचलपुर को भी एक बार पुनः से देखते हैं। 30 राउंड हो चुके हैं, प्रवीण तयाड़े 12,000 वोटों से, 12,000 प्लस वोटों से जीत चुके। गौर करने वाली बात यहाँ पे आशीष भाई, बच्चू काड़ू के बारे में, प्रहार जनशक्ति पार्टी के ये नेता है, और इन्होंने जब कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस हो रहा था तो ये लगभग 100-125 सीटों पे अपने कैंडिडेट खुद उतारे थे। बच्चू बी काड़ू करके हैं प्रहार जनशक्ति पार्टी के, और ये कद्दावर नेता है, और ये दोनों अलायंस, महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों से संबंध अच्छे रखते हैं, क्योंकि कुछ समय तक उसमें मंत्री बन जाते हैं और कुछ समय तक इस सरकार में मंत्री बन गए थे, तो दोनों से संबंध इनके अच्छे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ पार्टी का अपना बढ़ाते भी है दायरा, तो ये प्रहार जनशक्ति पार्टी बनाया, और अच्छे खासे सीटों पर लड़ाए भी थे। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये खुद अपनी सीट बचाने में इस बार विफल रहे। तो ये सारी सीटें हैं विदर्भ की। और सबसे बात करते हैं इसमें लाडली बहन योजना का कितना प्रभाव रहा। लाडली बहन योजना लगभग
ऐसा कहा जा सकता है, लगभग क्या ऐसा कहा ही जा सकता है कि एक ट्रम्प कार्ड जैसा लिखा इस इलेक्शन बिल्कुल में। बिल्कुल, ट्रम्प महायुति कार्ड सा, महायुति हाँ। का ट्रम्प कार्ड लाडली बहन योजना। और ये ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है कि आज तक की बीजेपी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसका ये बिल्कुल तुरुप का इक्का था। आप समझ लीजिए कि बीजेपी 149 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारी थी, जिसमें से 130 सीटों पे अभी लीड कर रही है। तो लगभग 85 से 90% सीटों पे बीजेपी इस बार लीड कर रही है। पिछले अगर 2019 का देखा जाए तो 160 सीटों पे मेरे हिसाब से वो लड़ी थी और 105 सीट जीती थी वो। तो इस बार 2014 में 122 एक बार आया था। लेकिन लाडली बहन का मुद्दा तो जो था वो था, लेकिन इस बार आप ये समझिए जितना हीटेड टॉपिक लाडली बहन योजना था, जितना फर्स्ट था इसके बारे में, लास्ट ईयर मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था जिसमें जयरंग पाटिल काफी बढ़ चढ़ के आगे आए। ऐसा लग रहा था कि एक तीसरी गवर्नमेंट वो अपनी ही बना लेंगे। जी जी जी, एक जिसमें कहा जा सकता है मराठा आरक्षण को लेके, लेकिन इस बार वो कहीं दिखाई ही नहीं दी। एक महाराष्ट्र के हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एरिना में एक थर्ड फ्रंट देखने को मिल रहा था हम लोग को, जो शायद कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण की वजह से हो सकता था, मगर इसका भी असर बहुत कम देखने को मिला। हाँ, ये भी एक जरूरी मुद्दा है, जो शिवाजी की मूर्ति पर जो राजनीति की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी ने, लेकिन देखा गया कि प्रधानमंत्री ने खुद इस पे माफी मांगी। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है ये क्या कहते हैं, जो भी बॉडी रिस्पॉन्सिबल थी उसकी होनी चाहिए थी या संबंधित अधिकारी की होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज बतौर एक आदर्श के रूप में राष्ट्र के एक क्या कहा जाए, जिनके कारण आज राष्ट्रवाद जैसी भावना सर्वव्यापी पूरे भारत देश में व्याप्त है, हम लोगों के कहा जा सकता है कि वो आदर्श स्वरूप, या कहा जा सकता है कि हमारे पितृ स्वरूप हैं वो उनके आदर्श से आज भी देश में और राष्ट्रवाद काफी, खासकर महाराष्ट्र में घरों घर जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, अपने घर दुकान जिस तरीके का भी वो धंधा करते हैं, वहां पे शिवाजी की एक मूर्ति और प्रधानमंत्री जी इस चीज के महत्व को समझते हैं। छत्रपति शिवाजी के नाम का महत्व जो महाराष्ट्र में विशेष रूप से देखा जा सकता है, और शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने एक्स पे खुद इस घटना पर जब विपक्ष राजनीति कर रहा था तो खुद उन्होंने पोस्ट करके इसमें उसके तुरंत बाद एक रैली में उन्होंने बाकायदे माफी भी मांगी जी मांगी, जबकि उसमें किसी सरकार की कोई नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी वहां पे थी उसकी जिम्मेदारी थी कि ये हुआ कैसे। लेकिन खैर, मुद्दा तो विपक्ष किसी भी चीज का बनाएगा या सत्ता पक्ष भी किसी भी चीज का बनाएगा। आशीष भाई, मैं थोड़ा सा इनसे हट के मैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के परफॉर्मेंस पे भी थोड़ी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। काफी अच्छी सीटों पर मनसे ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, मगर एक बतौर हम लोग जैसे पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और समीक्षा करते समय दिमाग में आता है कि हर पार्टी का अपना एक कोर वोटर बेस होता है। आशीष भाई, इस बार मैं ये समझने में काफी मुझे परेशानी आई कि मनसे बतौर एक राजनीतिक दल एक किस पर्टिकुलर वोट बेस को टारगेट करता है, या इनका क्या एक जमीन क्या। हम अब देखते हैं, जैसे राज ठाकरे जो हैं उनको जनता भी जो देखती है या वो अपने आप को जैसा दिखाते हैं, वो बाला साहेब ठाकरे का एक कह सकते हैं कि रेप्लिका, रेप्लिका वो अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन अब वो राजनीति ठंडे बस्ते में चली गई है कि आप सिर्फ एक मुद्दे को उठा के कि बाहरी को बाहर फेंको, सिर्फ मराठा का वो होना चाहिए। जयरंग पाटिल इसी मुद्दे को लेके आए थे, मराठा आरक्षण को लेके आए थे। लेकिन आपको अपनी एस्टेब्लिशमेंट दिखाने के लिए बीच में आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा। आप सिर्फ नहीं आशीष भाई, अगर रीजनल एस्पिरेशंस की भी बात देखी जाए तो ये कहाँ तक ठीक है कि किसी एक विशेष तबके को निशाना बनाकर, या इस तरीके का जैसा कि पूर्व में इतिहास रहा है इन सारे मुद्दों का, तो इस तरीके से आप रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे केटर कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं नहीं, आज के चुनाव में अभी जो भी चुनाव हो रहे हैं, अगर आप राष्ट्रवाद है, और दूसरा अगर आप ग्राउंड लेवल पे खुद नहीं उतरेंगे तो फिर
कोई चांस नहीं है कि आप किसी का नाम लेके सिर्फ, क्योंकि अभी आप देखिए ना, क्योंकि पर्सनालिटी कल्ट भुनाना पड़ता है। आप देखिए ना, कांग्रेस के भी पोस्टर पे बाला साहब ठाकरे का अब तो चित्र है। अब कांग्रेस के भी, अब आप बताइए कि जब कांग्रेस के पोस्टर पे बाला साहब ठाकरे आ गए हैं, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो सिर्फ एक चेहरे को भुनाने के लिए कई पार्टियां लगी हुई हैं। इतना बड़ा चेहरा हो अगर, इतना बड़ा चेहरा तो सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात करनी चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस की करनी चाहिए। 2022 में 22-23 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे जब अलग हुए, और जब इनको फोन आया पार्टी दफ्तर से देवेंद्र फडणवीस को कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और आप उप मुख्यमंत्री, मतलब एक मुख्यमंत्री रह चुका इंसान को तुरंत उप मुख्यमंत्री बनना, पार्टी के फैसले को मानना, फिर उस चीज को उस तरीके से लेना और उप मुख्यमंत्री के रहते ये चीज। लेकिन आशीष भाई, ये जिस भावना की आप बात कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता भाव सिर्फ जनरली देखा जाए तो बीजेपी के ही काडर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ विचारधारा के प्रति एक अफिनिटी है। हाँ है। काडर बेस्ड पार्टियों की यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है कि वो विचारधारा पे चलती है, और उसमें पद की लालसा तो जनरली इंसान में होती है, लेकिन अगर पार्टी में आप हैं और काडर बेस्ड पार्टी में हैं तो पद की लालसा स्वयं से बड़ा संगठन को रखते हैं, हमेशा रखते हैं, और उसका उदाहरण भी पेश करते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो वो माननी चाहिए। और वो एक उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, ये मत समझ लेना कि समुद्र के किनारे घर मत बना लेना, मैं फिर लौट के आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस की बात है, और अपने दम पे उन्होंने 130 सीट अभी बीजेपी लीड कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीएम कौन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण आपने बात कही है, क्योंकि इस बार जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए या चुनावी सभा हुई, किसी ने खुल के ये नहीं कहा महायुति की तरफ से कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। वो ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये सरकार चली है, इसके परफॉर्मेंस पे हम वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद जिसको दल का नेता चुना जाएगा, तीनों दल मिलकर चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। वैसे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके समय में एक बात कही जाती थी कि बीजेपी छोटा भाई है और शिवसेना बड़ा भाई है। लेकिन पिछले 3 असेंबली इलेक्शन से हम यहाँ इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर ही इम्प्रूव करता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखने वाली कायदे से तो जैसा देखा जाए 3 बड़े चेहरे महायुति में, देवेंद्र फडणवीस भी एक्स सीएम रह चुके हैं, अजीत दादा पवार और क्या कहते हैं करंट सीएम एकनाथ शिंदे। कायदे से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा दल है मुख्यमंत्री अमूमन उसी का बनता है, लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि कोalition के नेतृत्व का क्या फैसला होता है इसको लेकर। और ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी है। और जब तीनों दलों की बैठक होगी, अभी सुबह हम न्यूज़ में देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बीजेपी के एक नेता ने कह दिया था सुबह कि अब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर रही है, तो नेता हमारे दल का होगा। इस पे किसी ने पूछा एकनाथ शिंदे से कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र से, महायुति सरकार से, तो उन्होंने कहा कि हम तीनों दल की बैठक करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखने लायक रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, फिर एकनाथ शिंदे ही बनते हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। हमारे मित्र लोगों ने चर्चा किया, विशेष बात हम बाद में करेंगे क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, सारी पार्टियां अपना खुशी मना रही है अपने तरीके से, तो ये देखना दिलचस्प होगा। ये दोनों ने बात किया ही है कि अगला सीएम कौन, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये अगले 2-4-10 दिनों में पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।